सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज दूसरा दिन है कि लाहौर में जो है वो फॉग नहीं है, मतला साफ है, सूरज जो है वो खुल के निकल रहा है, जिसका मतलब भी होता है कि मोटरवे भी जो है वो खुली होगी। बिल्कुल, मोटरवेज खुल जाएंगे अभी और बिल्कुल साफ शफाफ हमें आसमान यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कल एक ऐसा मामला हुआ कि हम सारों की आंखें खोल दी और हम लोग जो मामलात शायद सोचते ही नहीं है उसको सोचने पे हमें मजबूर कर दिया गया। इस्लामाबाद में ऐसा वाकया पेश आया कि जब हम अंग्रेज़ी पर इतना मान कर रहे थे कि हमने जो मैनेजर था कैफ़े का उसकी इतनी तजलील की और फिर सोशल मीडिया ने जवाब दे दिया कि आपने जो किया है ना इसका ये जवाब है। मुझे नहीं मालूम, ये हमारे यहाँ है एक मामला और ये हम आजकल अगर आप अब किसी को क्या कहें, अपने साथ भी यही मामला होता है। और एक दफ़ा मेरे साथ तो ये हुआ हमजा कि मुझे मेरे बच्चों की टीचर ने स्कूल में बुला कर कहा कि आप अपने बच्चों के साथ उर्दू में बातचीत करती हैं। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि इनको अंग्रेजी कैसे आएगी फिर? इनको अंग्रेजी आने के लिए जरूरी है कि आप घर में इनके साथ अंग्रेजी में बातचीत करें, इनके साथ कम्युनिकेट करें ताकि वो उनकी अंग्रेजी जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, और चूंकि मेरी उर्दू बेहतर है तो मैं उर्दू में बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आप यकीन कीजिए कि इसको एज उर्दू मीडियम लिया जाता है और आपको समझा जाता है कि जैसे आप तो बहुत ही कोई बैकवर्ड या बहुत ही कोई पंजाबी पेंडू या फिर आप कोई बहुत ही जैसे कहते ना पसमानदा सोच के हामिल कोई बड़ी एक जाहिल किस्म के जड़ किस्म के इंसान है। बिल्कुल ऐसी है। और फरा यही मामला है, हम भी नहीं सोचते। कल जब मीम्स निकलनी शुरू हुई, पाकिस्तानी मीम्स में तो महारत रखते हैं, उमर अकमल की मिसाल वहाँ पर सामने आ रही थी कि हमने बहैसियत कौम उमर अकमल को ट्रोल किया। और उस वक्त हमें इस बात की समझ नहीं आई। जब एक मामला सामने आया तो फिर हमें अपनी गलतियों को भी देखना है। और भाई अंग्रेज़ी कोई जहानत की अलामत नहीं है, इस पर हम तफसील से भी बात करेंगे कि क्या ज़हीन होने के लिए सिर्फ अंग्रेजी बोलना अच्छा है, जरूरी है? ऐसे जाएं तो यूके में, यूएस में जहाँ की नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी है वहाँ पे तो जो सफाई कर रहे होते हैं वो भी सारे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। तो क्या वो सब फिर काबिल तरीन ज़हीन तरीन लोग हैं? सो काबिलियत का मेयार जो है वो ज़बान नहीं है, काबिलियत का मेयार जो है वो इंसानियत का मेयार है, किसी भी एहतराम का। और उसके साथ साथ काबिलियत का मेयार जो है वो फिर उसकी तालीम है, उसकी डिग्रीज हैं, उसकी बाकी जो अचीवमेंट्स हैं जो कि उसने ज़िंदगी में। आप 1.5 साल में कोर्सेज लेके अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, ये तो हमें उस वीडियो ने बताया। लेकिन साथ हमें ये ज़रूर बता दिया है कि तरबियत ना हो तो चाहे आप अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े हों, चाहे आप जितने भी अमीर हों, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाहिल हैं। हाँ, इंसानियत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अंग्रेज़ी आती होगी तो आपके अंदर इंसानियत होगी। बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो कि बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बड़े फैशनेबल, बड़े अप टू डेट, बड़े मॉडर्न, बड़े स्टाइलिश, बड़े अंग्रेज़ी बोलने वाले, वो भी बहुत जाहिल हो सकते हैं और इंसानियत के कवानीन और ज़ाब्तों से बिल्कुल नाबलद भी। एक नज़र डालेंगे जल्दी से टॉप स्टोरीज़ के ऊपर ताकि हम अपनी बाकी सारी स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर कर सकें। कानून के मुहाफिज इंसानी जिंदगियों के दुश्मन क्यों बन गए? इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद में भी पुलिस गर्दी का वाकया। पेट्रोलिंग पुलिस की मामूली तल्ख कलामी पर कार पर फायरिंग से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। ऐसे वाकयात कब खत्म होंगे? पुलिस गर्दी के शिकार अफराद को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? और चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन ने पाकिस्तान को वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन से 31 जनवरी तक 5 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेज आ जाएंगी। पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन की कीमत $6 से $7 होने का इम्कान है। अवाम को वैक्सीन का शिद्दत से इंतजार। पीटीआई हुकूमत ने अवाम की एक और मुश्किल हल कर दी। वरसा को जायदाद की मुंतकिली अब बरसों में नहीं दिनों में होगी। वरासती सर्टिफिकेट 15 रोज में मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने लीडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वरासती सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। नादरा के जरिए दस्तावेजात की तस्दीक, जायदाद मुंतकिली में फ्रॉड का इम्कान खत्म हो जाएगा।
लाहौर के कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट का एक और कारनामा। 14 साल IT प्रोफेशनल ने 12 वोल्ट पर चलने वाला गीजर तैयार कर लिया। ऑटोमेटिक गीजर वाईफाई और ऐप की मदद से चलाया जाता है। 50% से ज्यादा बिजली की बचत, पानी भी मिनटों में गर्म करता है। जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी है और पाक चीन दोस्ती की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कल मैं थोड़ी सी दुखी भी थी। आप पूछें क्यों? इसलिए कि कल मैं हेडलाइन न्यूज़ में पढ़ रही थी, खबरों अखबार में पढ़ रही थी और वहाँ पे लिखा हुआ था कि इंडिया ने, जो कि वैक्सीन बनाने वाला बहुत बड़ा मुल्क है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी अगर हमारे यहाँ नहीं आती तो इसलिए नहीं आती कि इंडिया से वो नहीं हमें मिल पा रही होती है, हम नहीं ले रहे होते। तमाम वैक्सीन, सांप के काटने की, कुत्ते के काटने की, ये वैक्सीन बनाने वाला बड़े ममालिक में शामिल है इंडिया। उसने वैक्सीन जो है उसकी फराहमी शुरू कर दी है नेपाल को, भूटान को, ये तमाम ममालिक जो उसके हमसाया हैं, उन जिनके साथ उसके ज़ाहिर अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको वैक्सीन की फराहमी का सिलसिला जो है शुरू हो गया। और मैं सोच रही थी हम कब उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होंगे जो कि खुद वैक्सीन बनाएंगे। यहाँ कुत्ते के काटने की भी, यहाँ सांप के काटने की भी, यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स जो कि जिनकी हमें ज़रूरत है वो यहाँ पर ही बनाई जाएंगी। लेकिन अगेन अ वेरी गुड न्यूज़, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही जो कि मुश्किल में काम आए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अवाम को बड़ी खुशखबरी सुनाई है, ये जिसको हम आज डिस्कस करने हैं आपके साथ। उनका कहना है कि चीन से 31 जनवरी तक 5 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेस आ जाएंगी। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया को ये बताया कि चीन कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान को बिल्कुल मुफ्त देने जा रहा है। पाकिस्तान को फरवरी के आखिर तक भी मजीद खुराकें मिल जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में साइनोफार्म वैक्सीन की आजमाइश जारी है और उसके बड़े अच्छे नताइज भी निकल रहे हैं। और इधर पाकिस्तान में वैक्सीन और दीगर फार्मास्यूटिकल्स मसनूआत की बड़े दरामद करंदगान में से एक के नुमाइंदे का कहना है कि ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन हुकूमत को $6 और $60 के दरमियान कहीं दस्तयाब होगी, जो पाकिस्तानी रुपयों में 962 से 1123 रुपए तक बनते हैं। लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है कि ये कब दस्तयाब होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिंध स्टोर्स उस्मान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान गनी साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास $6 से $60 फी खुराक वैक्सीन लेने के लिए फंड्स नहीं हैं, और आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो हमें ऑफ़र आई कि चीन से हम लेंगे और चीन ने हमें ऑफ़र की है कि वो हमें देंगे शुरू की वैक्सीन्स? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा सा ये आपने जो तारुफ कराया है उसके तहत मैं एक चीज़ और बता दूं कि सिंध मेडिकल स्टोर जो है वो मेरे ख्याल में 40-50 साल से सिर्फ यही वैक्सीन्स और कोल्ड चेन सिस्टम पे माकूल काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो आपने प्राइस दी है, ये प्राइस गवर्नमेंट के लिए टेंटेटिव प्राइस है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो अप्रूव करेगी या जो क्वांटिटी ली जाएगी उसके तहत। और चाइना ने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेशन दी है तो बिल्कुल दी होगी, और डिफरेंट कंट्रीज से कोवैक्स से भी एक बड़ी क्वांटिटी गवर्नमेंट को मिलने वाली है। हमारी गवर्नमेंट तमाम सेगमेंट्स पे काम कर रही है और सिंध मेडिकल स्टोर्स वैक्सीन का प्रोमिनेंट इदारा होने की वजह से गवर्नमेंट के साथ भी क्लोज कांटेक्ट में है। मगर सारा ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट पॉलिसी होती है। ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ग्रुप जो है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट साइट्स पे हो रही है, जिसमें से एक साइट इंडिया भी है जो सबसे बड़ी साइट है। और जैसा आपने पहले तारुफ कराया कि डॉग बाइट, स्नेक वगैरह, ये सारी वैक्सीन्स इंडिया से आ रही हैं, क्योंकि इंडिया से प्रोडक्ट WHO FDA प्री क्वालिफाइड भी होती है और इकोनॉमिकल भी होती है। मगर ये जो आपने डॉलर्स का रेट बताया है, ये अभी क़ब्ल वक्त है। अच्छा, मगर ये अंदाजे के तहत, चूँकि सब लोग पूछ रहे हैं, अंदाजे के तहत है। इतनी सस्ती वैक्सीन अगर मिलेगी तो एक ह्यूज क्वांटिटी पे गवर्नमेंट, जैसे चाइना ने फ्री दी है, चाइना ने 5 लाख डोज दी है, अगर हमारे ये डोज अगर इस पर कैलकुलेट करें तो हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि ये शायद उससे बेहतर ओवरऑल आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए 5 लाख डोज। अंदाजा जो लगाया गया है डोज का, ये किस बुनियाद पे लगाया गया है? कोई ऐसी बुनियाद होती है जिस पर कोई अंदाजा लगाया जा रहा होता है, वो बुनियाद क्या है? देखिए, ये गवर्नमेंट जो एक अरसे से कोशिश कर रही है, अभी से नहीं, मेरे ख्याल में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिव, और कंपनीज़ के साथ और साइंटिस्ट्स के साथ जिन्होंने डेवलप किया है, उनके साथ हमारे साइंटिस्ट और उनके साइंटिस्ट इन सब ने मिलकर काम किया है।
तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, डिपेंड करता है। अगर ये कहें जी पूरी पॉपुलेशन के लिए आएगी, मतलब 50 मिलियन डोज या 80 मिलियन डोज या 100 मिलियन डोज, तो तकरीबन ये प्राइस होगी। मगर ये अगर सोचें कि आम पब्लिक को इस प्राइस में मिलेगी, तो आम पब्लिक को तो गवर्नमेंट EPI के ज़रिए ये फ्री देगी। फिर अगर प्राइवेट सेगमेंट कोई इंपोर्ट करेगा तो उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी भी बराए नाम होगी, बहुत कम होती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट दे रही होती है तो उसके अलावा फिर कोई भी नहीं लेता। और जब फिर प्राइवेट में जो भी लेंगे, जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के, आपके प्रोग्राम में भी चल रहा था, लोग जो हाई फाई प्राइवेट में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो भी कंपनी होगी, चाहे हमारी कंपनी का हो या किसी कंपनी का भी हो, तो उसकी प्राइस जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमें देगी, ड्राफ्ट जो देगी, वो सब के लिए मेरे ख्याल में एक मुनासिब प्राइस होगी, और उस प्राइस के तहत फिर हम काम करेंगे। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि ये जो डील जी 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 प्लीज मुकम्मल कीजिए अपनी बात। ये जो डील जिस प्राइस की आप बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट परचेज करेगी कंट्री से या कंपनी से, एस्ट्राजेनिका से। उसमें हम सिर्फ उनको ब्रिज या फैसिलिटेटर का काम करेंगे, और बाकी इसमें हमारा कोई जो ज़्यादा नहीं है साइंटिफिक एविडेंस, और जो उनके साथ मिलने की जितने ताल्लुकात हैं, जो पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सिंध मेडिकल स्टोर करके देगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया उस्मान गनी साहब, नुमाइंदा सिंध मेडिकल हमारे साथ थे, और वैक्सीन डोजेस की अवेलेबिलिटी के ऊपर बातचीत जो है वो कर रहे थे। हमजा, चूंकि मेरी बहन बाहर है ना NHS में, और कैंट द वेरी प्लेस जहाँ से वो नया स्ट्रेन जो है वो सामने आया, जिसको कैंट स्ट्रेन का नाम देते हैं, वहाँ पर अब ब्राजीलियन स्ट्रेन, उसके बाद साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के बाद अब एक जर्मन स्ट्रेन जो है उसकी भी बात हो रही है। एक नया स्ट्रेन वहाँ पर हमें अभी नहीं उस तरह से पता चला, लेकिन इतनी ज़्यादा म्यूटेशन है। और बरतानिया में जहाँ पर कि मुसलसल वैक्सीन्स का सिलसिला जारी है, वहाँ पर जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो ये डिबेट कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा म्यूटेशन हो गई है, जितने ज़्यादा स्ट्रेन्स आ गए हैं, क्या ये वैक्सीन्स अब उन सबके खिलाफ मौसर भी होंगी या नहीं होंगी। सो ये तो एक सूरत हाल है जिसका पूरी दुनिया को सामने। डॉक्टर तैयब से जब बात हो रही थी NHS से, जिनको जो है क्वींस अवार्ड लिस्ट में भी शामिल किया गया, जब उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि म्यूटेशंस तो हो रही हैं, लेकिन जो हमारी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वाली, वो बहुत बेहतर है, और वो जो है काबिल अमल रहेगी। मजीद म्यूटेशंस भी होंगी तो वो अभी तक जो है काबिल अमल रहेगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत अफसोसनाक मामला जो आए दिन कोई ना कोई हमें मिलता है, कभी इस्लामाबाद से मिल रहा होता है और अब फैसलाबाद से। कानून के मुहाफिज इंसानी जिंदगियों के दुश्मन क्यों बन गए हैं, ये सवाल है। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद में भी पुलिस गर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश है। और जो तकलीफ बात है ना, वो ये है कि पिछली गलती से, पिछले वाक़े से भी कुछ नहीं सीखा जाता। ऐसा अवाम लर्ज़ जाती है, लोग खौफज़दा हो जाते हैं, हम सब जो है परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस फोर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सीखते ही नहीं है कि जो हुआ वो गलत हुआ, उस गलती की तस्दीक कैसे करनी है। हुआ ये कि फैसलाबाद में भी पेट्रोलिंग पुलिस ने मामूली तल्ख कलामी के बाद ताक़ुब करके कार पर फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। और मकतूल नौजवान वकास की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले की गई। और एनी शाहिद ये बताता है कि जहांगीर मोड़ के करीब नाके पर गाड़ी ना रोकने पर एहलकारों ने वकास अहमद पर फायरिंग की। उसकी कार का टायर ASI शाहिद रसूल के पाँव पर चढ़ गया था, जिसके बाद ये सारा मामला जो है ये ज़ाती नौइयत का हो जाता है। ऐसा जब मामला हो जाए और फिर उस पर फायर कर दिया गया, और अब कमेटी बन चुकी है, कमेटी पहले भी बनी थी। मामला क्यों ऐसा है कि एक वाकया हुआ, इतना ज़्यादा उसके ऊपर आप ये देखें कि लोगों की तरफ से ना रिएक्शन आया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि जो पुलिस फोर्स है उसके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती कि वो हर वक्त क्रिमिनल्स नहीं, वो इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, वो सिविलियंस के साथ डील कर रहे हैं, आम शहरी आबादी के साथ डील कर रहे हैं। सो उनकी बुनियादी तरबियत में जो पर्सन विद आर्म है उसकी ट्रेनिंग में होना चाहिए कि जब वो एक शहरी के साथ डील करे तो उसे कैसे डील करना चाहिए। इस हवाले से जो कमेटी बनाई गई है उसको हेड जो कर रहे हैं हमारे साथ हैं SP इकबाल टाउन फैसद हाफिज़ कामरान असगर साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। साबिक DIG जुल्फ़िकार चीमा साहब, साबिक IG जुल्फ़िकार चीमा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले हाफिज़ कामरान साहब फरमाइएगा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये डिटेल्स क्या हैं इस वाक़े की, क्या वही है जो कि मीडिया में आ रही हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है उसकी फाइंडिंग्स अभी तक हमें क्या बता रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए जो है हमें अप्रोच किया।
उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूँ कि जितना भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया जाए, जिसमें एक प्रेशियस लाइफ जो है उसका जो है नुकसान हुआ है, उतना ही कम है। इसमें हमने बड़ा प्रॉम्प्टली जो है इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अगेंस्ट जितने ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने SOPs को मद्देनज़र ना रखते हुए और डिस्क्रिशनरी किस्म की इस पूरी एक्टिविटी में, जिसमें एक कीमती जान ज़ाया हुई, उसको जो है उसके ख़िलाफ़ हमने फौरी एक्शन लिया और उसके एज़ पर लीगल वे हम उस पर एक्ट कर रहे हैं। और PPC के आर्टिकल 302 के मुताबिक हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और दे आर ऑल अरेस्टेड। और बिकॉज पुलिस का काम सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी है। तो ये मैं आपको इस पर बिल्कुल ठीक है। SP साहब ये बता दीजिएगा, क्या उम्मीद की जाए कितनी देर में इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी? अभी तक कुछ तो इंक्वायरी हुई होगी, उसके मुताबिक क्या फाइंडिंग्स हैं अभी तक कमेटी की? एक्चुअली जो कमेटी इस पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसकी फाइंडिंग्स जो एक प्रीलिमिनरी स्टेज पे जो कंप्लीट इस चीज़ को देखा गया है, वो अभी तक ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये एक जो है एक्सेस यूज़ की गई है अपनी अथॉरिटी की, जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि फायर किया जाता, बिकॉज पूरी दुनिया में इसकी एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। और आपके साथ मैं एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि 3 to 8% इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है कि जो परसूट है उसमें कोई इस तरह क्रिमिनल्स शामिल होंगे। नॉर्मली जो लोग किसी भी तरह परसूट में इन्वॉल्व होते हैं या पुलिस के किसी जगह से फ्ली करते हैं, उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि या वो यंग होते हैं या ड्राइविंग लाइसेंसेस के बगैर होते हैं या ड्रंक होते हैं। तो यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो कतन रिकमेंड नहीं की जाती, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन भी जाए तब भी। तो इसलिए ये यूज ऑफ फोर्स और इनडिस्क्रिमिनेटरी फायर से वाकयात हो रहे हैं SP साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये वाकया अभी विद इन वीक से दूसरा वाकया है। इस्लामाबाद में पहला ये वाकया हुआ जहाँ पे उसामा सती के हवाले से हमें ये हौलनाक खबर जो है वो मिली, और एग्जैक्टली सेम वाकया जो है वो फिर फैसलाबाद में रिपीट होता है। ये कोइंसिडेंस है कि एकदम से तमाम पुलिस फोर्स जो है उसको भूल गया कि उन्हें बताया गया है कि आपने गोली नहीं चलानी है, या आप गोली चलाना आपके दायरे इख्तियार में नहीं है, या उन्हें बताया ही नहीं गया? ये इत्तफाकन हो रहा है ये सब कुछ जो वाकयात पैदर पे रिपोर्ट हो रहे हैं? नहीं, इसमें सॉरी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक्चुअली ये प्लान तो हो नहीं सकता, बिकॉज वी रियली फील कि हम इस सोसाइटी के लिए जो है हमें प्रोटेक्शन और सेफ्टी का सिंबल होना चाहिए जी। तो इसके मामले में और ज़्यादा SOPs को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है और पूरी तरह लोगों को इस चीज़ के बारे में अप्राइज करने की ज़रूरत है कि दे हैव नो अथॉरिटी टू कंप्रोमाइज देयर मैंडेट, और वो अपनी किसी भी तरह अथॉरिटी को और जो उनको इख्तियार दिया गया है कानून से, उसको एक्सेसिवली या इनडिस्क्रिमिनेटरी यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। SP साहब कोई डेडलाइन दे दीजिएगा ताकि मालूम हो सके कि इंक्वायरी कब तक मुकम्मल हो जाएगी और क्या इनके खिलाफ सजाएं क्या होंगी? सिर्फ इनको बरतरफ कर दिया जाएगा, यही सजाएं हैं, या फिर कोई सख्त सजाएं हो सकती हैं? और सख्त सजाएं क्या इसका हल भी है? नहीं हमजा भाई, इसमें यह है कि क्योंकि इस पे एक प्रॉपर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक जो है एक लीगल कार्रवाई स्टार्ट हुई है, तो डेडलाइन देना तो एज सच मुनासिब नहीं होगा, बिकॉज 302 कत्ल के सेक्शंस के मुताबिक ये कार्रवाई स्टार्ट हुई है। तो उसके मुताबिक प्रॉपर कानून का जो रास्ता है वो अपनाया जाएगा और इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट जो है वो अपनी फिर उस लिहाज से इस फैसले पे वो करेगी। जी ठीक है। IG साहब हमारे साथ हैं, साबिक IG जुल्फकार चीमा साहब। जुल्फकार चीमा साहब, अभी पिछले दिनों ही सानिया साहिवाल की भी बरसी गुजरी है और हमने देखा कि वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही तमाम बातें हमने सुनाई दी कि जनाब मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैं वापस आ जाऊँ तो मैं इन लोगों को अकाउंटेबल करूँगा। वो वापस भी तशरीफ़ लाए, वो वरसा से मुलाकात भी हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसामा सती का मामला भी इसी तरह। अब ये मामला जो है ये भी आपके सामने है। ये किस तरफ निशानदही कर रहे हैं सर? ये वाक़यात तवातर के साथ मुसलसल होते चले जा रहे हैं। क्या पुलिस को इस्लाहात की जो ज़रूरत है वो अब और ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ गई कि पुलिस को अब हंगामी बुनियादों पे जो है वो रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
आपने जिन 2 वाक़यात का जिक्र किया है दुरुस्त किया है। पिछले 2 सालों में अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी बर्बरियत और हैवानियत का मुजाहरा वो साहिवाल में हुआ तो ये गलत ना होगा, मगर देखें हुआ क्या जी। वो उनमें से किसी एक मुजरिम को भी सजा ना हुई, बिल्कुल, तो उसमें मैं समझता हूँ पूरी कौम जिम्मेदार है और उसमें मीडिया भी जिम्मेदार है। जब वो छूट गए और कहा गया कि जी सुलह हो गई, तो आपको पता करना चाहिए था, आपको उस पर प्रोग्राम करने चाहिए थे कि किस तरह सुलह हुई। वो क्वेश्चन से उनको मजबूर किया गया, उन मासूम बच्चों को दबाव डाल के मजबूर किया गया, तो क्यों किया गया? ये देखें, ये तो इस तरह का वाकया है कि पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। मामला अदालत के तहत आ जाता है और अदालती फैसला उस पर आ जाता है, तो मीडिया को उस बारे में खामोश रहने का कहा जाता है कि अदालती मामलात के ऊपर आप मीडिया जो है नहीं, बिल्कुल गलत। मैं जानता हूं, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूं। जब अदालत से फैसला हो गया तो उस वक्त वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, फैसला उस पर बिल्कुल तबसरे किए जा सकते हैं, उस पर प्रोग्राम होते हैं। आप जो सबजुडिस मामलात हैं उस पर तो इतने हफ्तों प्रोग्राम करते हैं। एनी हाउ, जब उसामा का वाकया हुआ तो कई चैनल्स ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि ये पुलिस को चाहिए कि जिन लोगों को, जिन मुलाजमीन को नाकों पर खड़ा किया जाता है उनके बारे में प्रॉपर स्क्रूटनी करें कि उनमें से जिनके पास वेपन्स हैं वो कोई मेंटली बैलेंस्ड आदमी होने चाहिए। वो ऐसा तो नहीं है कोई साइकोपैथ है, कोई ट्रिगर हैप्पी है, किसी का घर में कोई मसला है, कोई घर में झगड़ा है और कोई मसाइल, कोई ज़हनी अमराज का शिकार है। इस तरह के लोग हरगिज नाकों पे नहीं होने चाहिए, और खास तौर पे ट्रिगर हैप्पी और जो साइकोलॉजिकली और मेंटली बैलेंस्ड ना हो, मतवाजन ना हो, उस तरह के लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस वाक़े के बाद तमाम सूबों में पुलिस को ये इस बात की स्क्रूटनी करनी चाहिए थी। क्या स्क्रूटनी हुई? क्या इन लोगों ने ये पता किया कि नाकों पे जो खड़े हैं उनकी हम बैकग्राउंड चेक करें और इस तरह का जो भी मुलाजिम है उनको हटा दें? देखें, सबसे बड़ी जो पुलिस में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि इनका ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, बहुत बड़ी कमजोरी है। ट्रेनिंग पर ये कोई तवज्जो नहीं देते, और फिर पुलिस मुलाजमीन, ये सीनियर अफसर जो हैं, गवर्नमेंट की तरफ, हुक्मरानों की तरफ देखते हैं कि जो उनके मुंह से निकल जाए, अगर वो कहें कि जी कब्जा ग्रुप, तो इनकी सारी की सारी प्रायोरिटी कब्जा ग्रुप। बिल्कुल, और भाई अपनी तरफ से भी कोई आप तरजीहात तयन करें। देखें, आम आदमी, कॉमन मैन की जान, माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ इनकी तरजीहात में ही शामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार चीमा साहब, मस्ट बी सेंसिटाइज्ड अबाउट द लाइफ। जी, जुल्फ़िकार चीमा साहब, यहाँ पर ये फरमा दीजिएगा, क्या सिर्फ ये नाके पे खड़े हुए पुलिस जो अहलकार हैं उनका मसला है, या फिर जब कोई गुजर रहा होता है शहरी, उसको परेशानी होती है, वो आगे पुलिस खड़ी हुई है, उसको तो तहफ़्फ़ुज़ जो है होना चाहिए कि आगे पुलिस है, वो महफूज जो है महसूस कर रहा हो, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मीडिया को मामला उठाना चाहिए था, इंक्वायरी फिर पुलिस कर रही है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी कमेटी बनी है हम इस पे यकीन ना करें, मीडिया इसमें क्या कर सकता है? हक़ाइक़ सामने ला सकता है। पुलिस का काम भी करे और मीडिया अदालत का काम भी करे। नहीं, अदालत का काम क्यों करे? मीडिया वॉच डॉग का काम करे, अदालत का हरगिज ना करे, मगर वॉच डॉग का काम बिल्कुल करे। ये मीडिया का काम है और सिविलाइज सोसाइटीज में वाइब्रेंट मीडिया ये काम करता है। देखें, इंक्वायरी का जहां तक ताल्लुक है, इंक्वायरी जुडिशियल होनी चाहिए। इस्लामाबाद वालों ने क्या किया कि एडीसी को इंक्वायरी दे दी। ओ भाई, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, उसने क्या इंक्वायरी करनी है? इंक्वायरी होनी चाहिए या सेशन जज या हाई कोर्ट के जज, ये होता है जुडिशियल इंक्वायरी, ताकि वो इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करें। ठीक है, ये वाकया जो है पुलिस के किरदार के ऊपर एक बड़ा धब्बा और सवालिया निशान, और एंड पे सिर्फ ये ट्रेनिंग के ऊपर आ जाता है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, जज्बाती हो गए थे, तो ये उन्होंने काम कर दिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। अगर आपको इत्तेफाक हो कभी अदालत जाने का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बहुत अरसे से लोग जो हैं वो धक्के खाने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि दीवानी मुकदमात चल रहे होते हैं, जायदाद के केसेस चल रहे होते हैं, और अपने जो होते हैं वही आपके साथ जो है उस एक नाजायज़ कानूनी सिलसिले में मुलविस हो जाते हैं, जिसमें वो आपका हक छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक जो फैसला आया है उसने इस तमाम पेचीदा मसले को आसान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक और अवाम की मुश्किल हल की है। वरसा को जायदाद की मुंतकिली अब बरसों में नहीं दिनों में होगी। वजारत कानून और इंसाफ जो है मुतवफ़ी के कानूनी वर्सा की तरफ से दी गई दरख्वास्त के बाद उन्हें 15 रोज़ के अंदर अंदर जानशीनी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब हुई, जिसे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि विरासती सर्टिफिकेट का 15 रोज़ में इजरा खुशाइन है। उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। औरतों को जो शरीयत के अंदर उनको इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए, वो शहरों में तो शायद कई शहरों में मिलती हो, देहात में बिल्कुल नहीं मिलती। तो वो भी हमें इस तरह कर, वो भी ऑटोमेटिक होना चाहिए। और अब वो कानून जिस वक्त आप लेके आए, वो भी हम, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म है कि औरतों को जो उनका इनहेरिटेंस राइट है वो नहीं मिलता। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी, और ये बड़ी अहम चीज़ है। मर्द हजरात को तो उनका हक मिल ही जाता है, बहनों को, बेटियों को वो हक जो है नहीं मिल रहा होता, और सबसे बड़ा मसला ही ये है। तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली कानूनदान हमारे साथ मौजूद है निदा अली, उनसे कुछ बात कर लेते हैं कि कितना फ़ायदा होगा इससे। निदा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ख़वातीन के लिए जायदाद का विरासती हक हमारे जैसे समाज में एक बहुत बड़ा मसला है। वफाकी हुकूमत ने एक कानून तो मंजूर किया जिसके तहत 15 दिनों में नादरा के जरिए विरासत की तकसीम तय हो जाएगी। ये एक अच्छा इकदाम तो है, मगर पहले भी कवानीन मौजूद हैं, ख़वातीन को तो कभी हक ये मिल नहीं सका। अगर ये हो जाए कि औरतों को एक्सेस मिल जाए उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप होगा। क्योंकि आप देखें ना, कल्चर औरतों को किस तरह उनकी प्रॉपर्टी के से डिप्राइव किया जाता है। हालांकि इस्लाम औरतों को पूरा उनकी प्रॉपर्टी में हक देता है, लेकिन हमारे कानून ऐसे डेवलप हुए हैं कि अगर कोई औरत कोर्ट भी जाती है अपना ये हक लेने के लिए, तो उसको एक सदियाँ गुजर जाती हैं इसको एक्सेस करने में, क्योंकि राइट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज्ड कि औरत को विरासत मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप देखें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कल्चर, ये औरतों को राइट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, बल्कि हमारे कल्चर में अगर एक औरत की शादी कर दी जाती है और उसको जहेज दे दिया जाता है, तो सोचते हैं कि वो लड़की अपना हिस्सा लेगी, और अगर आगे जाके उस पर तशद्दुद होता है या उसको प्रॉब्लम्स फेस होती है, तो उसको एक वापसी पे एक सपोर्टिव फैमिली बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि फैमिली एक किस्म की लड़की को भेज के उसको एक वास्ता ख़त्म कर देती है। हमारे पास जितने केसेस आते हैं वो एक डाउरी के बाद, एक जहेज़ के बाद अपनी लड़की से एक किस्म का वो कर देते हैं कि इसको इसका हिस्सा दे दिया गया है, फिर हिस्सा सिर्फ भाइयों का रह जाता है। तो और हमारे जो कानूनी वो हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इतने स्लो हैं क्लेम करने में कि आप पहले सिविल कोर्ट जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसी में डायरेक्शन भी लॉ में जो है कि कितनी टाइम में ये आपका केस ख़त्म होना चाहिए, वो भी नहीं एग्जिस्ट करती। तो एक ज़िंदगी या एक सदी गुजर जाती है आपको अपना इनहेरिटेंस राइट क्लेम करते हुए इन द प्रेजेंट ये लीगल फ्रेमवर्क। तो अगर ऐसा कोई स्टेप निकल आए तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि 14 जनवरी 2020 में भी एक कानून आया था जिसमें ऑम्बड्स पर्सन को इतनी पावर दी गई थी कि वो अगर एक सिंपल प्रॉपर्टी का क्लेम है या राइट कोई औरत लेना चाह रही है, तो उसको एम्पावर किया गया था ऑम्बड्स पर्सन को, जो कि फेडरल ऑम्बड्स पर्सन है, जो सेक्सुअल हरासमेंट की भी हैं, कि उनको औरतों के वो छोटे मोटे केसेस या जो सिंपल क्लेम्स हैं उनको वो डिसाइड कर दें, उनको एम्पावर किया गया था। निदा साहिबा, अगर आपका लैंड रिकॉर्ड से वास्ता पड़ा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसा एक महकमा है। अक्सर हम पटवारी के मजाक भी उड़ाते हैं इसका, इसलिए कि ये जो है इसने अपने शिकंजे में लिया हुआ है। अब ये जो कानून आया जिसका वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, इसके निफाज के बाद 15 रोज़ के अंदर अंदर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो जाएगा। इसलिए कि मुझे मालूम है, आप जाएं तो वो कहते हैं जी कोई मिठाई शिठाई तो हो जाए ना, काम उन्होंने करना होता है, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी, लेकिन वो अपनी उस कट्स के लिए, रिश्वत के लिए जो है उसमें रोड़े अटकाते हैं। तो उसके लिए भी इस कानून में कोई शिक ऐसी मौजूद है कि जो ऐसे करे या 15 दिन से डिले करे तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और वो उसके जद में भी आ सकते हैं। सिर्फ ये अनाउंसमेंट हुई है ना, ये किसी से डिस्कस किया गया है, वरना नॉर्मली होता है कि कानून पास करने से पहले आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं और उनका आप
पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। लेकिन आप देखें कि वैसे ही राइट ऑफ इनहेरिटेंस को क्लेम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं आपके सामने। तो ये मैं नहीं सोच सकती कि ये इतना सिंपल होगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा साथ एक मेन लीगल सिस्टम भी है जिसमें आप इंजंक्शन स्टे जैसी ले सकते हैं हर डिसीजन पे, या आप अगर उधर केस ले जाएंगे तो वो तो वैसे ही साल चलते हैं। तो इसका जो एक किस्म की मशीनरी या मैकेनिज्म है वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि लॉ अभी सामने हमारे नहीं आया, और ये आई डोंट थिंक कि किसी ने भी ये पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है निदा, हमारे यहाँ कवानीन की तो कोई कमी ही नहीं है। आप किताब उठा के देखें तो आपको हर चीज़ पे कानून लाजमी मिल जाएगा, मगर उन पर अमल कितना हो रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज तक सवाल जारी है। मुल्क के महरूम और पसमानदा इलाकों की बात कर ली जाए, क्या इस कानून के बाद आप समझती हैं कि ख़वातीन के वहाँ पर जो समाजी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कानून पास किए गए हैं जो औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके हक देने के लिए पास किए गए हैं, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट टू ज़ीरो है। लॉ बहुत सारे हैं जो एग्जिस्ट पेपर पे करते हैं, बट इन स्पिरिट नहीं किए जाते कि औरतें उनकी अपनी लीगल रेमेडीज़ को क्लेम कर सकें। तो पासमानदा इलाकों की जो बात है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक इस्लामी इशू नहीं है। इस्लाम तो लड़कियों को उनका हक जायदाद में देता है, ये कल्चरल इशू है। तो सबसे ज़्यादा लोगों का माइंड सेट करने की ज़रूरत है। और कुछ एक 498 लॉ है हमारा PPC के अंदर जो उन लोग पीनलाइज करता है जो लड़कियों को उनका हक नहीं देते। तो सज़ाओं को थोड़ा करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, कि जो लड़कियों का हक देने में बिलीव नहीं करते उनको अगर सज़ा मिलेगी तो फिर और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें अपना राइट क्लेम कर सकेंगी। वरना अगर आप देखें कि ये तो लड़कियां भी हमारे माशरे में ईज़िली एक्सेप्ट करती हैं कि हमारा हक नहीं बनता, और बहुत कम लोग इसको एक्सेस करने कोर्ट्स जाना पसंद करते हैं। और फिर आप अगर रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वो तो बहुत दूर की बात, फिर उधर तो कानून साजी वैसे ही बहुत कमज़ोर है। ये मसला है, इसीलिए तो अब ये कानून आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन भी वैसी ही होगी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अल्लाह का साइबर किड कहते हैं ना उज़ैर को, और उज़ैर को हमने पहले भी बुलाया था और फिर हमने कहा था कि उज़ैर से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उज़ैर ने एक ऐसा कारनामा जो है कर दिया है, एक ऐसा गीज़र बना लिया है जो 12 वोल्ट सिर्फ उज़ैर बिजली खाता है। वैसे एक वो गीज़र नहीं है, मैंने जस्ट गीज़र को मॉडिफाई किया हुआ है। अच्छा। कि आपके अपने सेलफोन से कंट्रोल हो सकता है वाईफाई के थ्रू। कि अगर आप घर में बैठे हैं, रज़ाई में बैठे हैं, नहीं दिल करता बंदे का उठने में, उठ के जाए आप गीज़र ऑन ऑफ करे तो अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं, उसको ऑफ़ कर सकते हैं, और टाइमर भी सेट कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप चाह रहे हैं 4 बजे ऑन हो जाए, 5 बजे ऑफ हो जाए, इस तरह करके टाइमर भी है। बाकी उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। उसमें से एक ये है कि टेम्परेचर भी सेट हो जाता है। अगर आप चाह रहे हैं इतने टेम्परेचर पर जाकर गीज़र ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए तो ईजिली हो जाता है। माँ बाबा तो बहुत खुश होंगे आपसे कि उज़ैर तो हमारे तमाम मसाइल हल करता जा रहा है। इसके साथ साथ और भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं घर में, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ। अपना गीज़र इस मॉडल पे चल रहा है? ये अभी बस इसी मॉडल पे चल रहा है, इसी मॉडल पे चल रहा है। टेस्टिंग वगैरह फेज है, बाकी इंशाल्लाह। तो ये कब मार्केट में आ रहा है? इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर। मुझे तो बहुत बुरा लगता है उठ के गीज़र चलाना। या वैसे ही है। हाँ, तो कब तक हम इसको खरीद सकेंगे? हफ्ते के अंदर। बाकी लास्ट फेज़ है, इस वक्त टेस्टिंग वगैरह जारी है, बाकी फिटिंग वगैरह हो जाएगी। और मैं इसलिए थोड़ा डिले कर रहा हूँ कि जो एक सिंपल पर्सन भी हो ना, जिससे टेक्नीशियन वगैरह कोई काम नहीं आता, तो वो भी इजीली अपने गीज़र में फिट कर सके। बिल्कुल ठीक है। ये इलेक्ट्रिक और गैस दोनों गीज़र के लिए होगा। जो ओल्ड गीज़र होते हैं ना आपके, जो बड़े से पुराने गैस पे चलते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन है आगे। ये कोई एक डिवाइस होगी जो कि आप उसके साथ लगा देंगे और फिर उस कुछ सेंसर्स होंगे स्पेसिफिक कि आप इजीली कंट्रोल कर, ऐसे ही है। यानी आपको कोई बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी सारा सिस्टम नहीं चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही है। उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर कोई एक छोटी सी चीज लग जाएगी। साथ वो आपके जो रेगुलर गीज़र होते हैं ना, उसमें पायलट हर वक्त चल रहा होता है, गैस कंज्यूम हो रही होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा टाइम पे। फ्लेम कहाँ से मिलेगा? फ्लेम मैंने उसके अंदर इग्निशन लगाया हुआ है। अच्छा। आप अपने फ़ोन से कहें कि मैंने ऑन करना है तो इजीली ऑन होगा। अगर नहीं हो रहा, आग लगा दो वो वॉइस पे भी किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ मैनुअली किया बटन्स पर। तो वॉइस पे मैं पहले कर चुका हूँ होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट, कहता था कि लाइट्स ऑन कर दे तो लाइट्स ऑन हो जाती थी। अच्छा, मेरा ख्याल है स्क्रीन पे आपका ये जो बिजनेस मॉडल है, इसको मैं तो बिजनेस मॉडल कहूँगी, इसलिए कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये डिवाइस जो है ये कितने लोगों के लिए कितनी कारआमद साबित होगी। तो इसको मार्केट करने का भी कुछ सोचा, किसी कंपनी से भी बातचीत की है कि जी ये डिवाइस है, आप बहुत लोग खरीदना चाहेंगे?
या पैसे या बहुत से ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह कमर्शलाइज नहीं किया। अगर गवर्नमेंट वगैरह की सपोर्ट मिलती है तो फिर तो कमर्शली रेट वैसे ही कम हो जाता है ना। तो अभी तो अपनी तो ये आइडिया कहाँ से आया था? क्या कहीं आपने देखा कि बाहर कहीं मार्केट में ये आइडिया मौजूद है इस तरह की चीज़, उसको आप कॉपी कर रहे थे, या खुद से ख्याल आया कि बड़ा मसला होता है बाहर जाते हुए चलाने के लिए? मुझे लगता है अम्मी ज़्यादा उज़ैर को ही कहती होंगी जाओ जाके गीज़र चला के उससे का कोई डिवाइस ही बना लीजिए। आइडिया मोस्टली मुझे ऐसे ही आते हैं कि जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं ना उस बेस पर हो। तो अभी एक प्रॉब्लम है कि आपकी गैस बहुत कंज्यूम हो रही है, किसी वजह से हवा की वजह से गैस ऑफ हो गई है, गैस लेकिन लीक हो रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें ऑटोमेटिकली गैस ऑफ भी कर देता है वो। अच्छा, तो अगर गैस लीक हो गया, अभी फायर नहीं चाह रही, तो ऑटोमेटिकली गैस ऑफ हो जाएगी। तो मैंने एक और भी प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन उस तरह ये लोगों की मांग नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना पेट चार्ली है डॉग। तो वो रात को जब बोलता है कोई घर पे आया है या फिर बोलता है रात को हम सो रहे हैं, तो उठ के नीचे आके देखना पड़ता है। घर में लाइट नहीं होती, रात को गैराज में ऑफ रखता हूँ। तो मैंने एक ऐसा डिज़ाइन किया कि सिर्फ उसी आवाज़ पर उसके लाइट ऑन हो जाए। वेरी गुड, मुझे तो ये भी डिवाइस चाहिए होती। जैसे कि मेरे पास भी डॉग है, यही प्रॉब्लम होता है कि जब वो बोलता है तो आप उठ के जाके देखना। उज़ैर, आप ये ना ऑर्डर लिखना शुरू कर दें। फरा जो आपको बता रही है, आप प्लीज इसको ऑर्डर ये वाकई लिख लें और मुझे ना उसकी कीमत भी लिख के दे। लेकिन उज़ैर, मैं इतनी इम्प्रेस हूँ इस बच्चे से, ना सिर्फ ये कि साइंटिफिकली टेक्निकली, लेकिन एक होता है कल्चरल सेंसिटिविटी। यानी आपने दोनों चीजें जो बात की है ना, इसमें कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत है कि आपको ये पता है कि गैस महंगी है। इस उम्र में तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि महंगी है। वो कहते हैं नहीं, ये भी कोई, हमें क्या पता क्या खर्चा है, हमें क्या लेना देना, महंगी है तो अम्मा अब्बा बिल यही नहीं पता होता जाके गैस बंद कराओ, गैस चलाओ, किधर से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा अमल है कि आपको गैस बंद करनी है। आप किस तरीके से एक डिवाइस के अंदर कर लेंगे कि ये फ्लेम भी होगा उसके अंदर और गैस बंद भी हो रही होगी, ये कैसे है? थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन भी करें। उसके अंदर कुछ सेंसर्स हैं। एक है जो आपके फ्लेम के ऊपर है, ठीक है। तो अगर उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, फ्लेम की हीट होती है, अगर उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो गैस को ऑफ कर देगा, ठीक है। एक सेंसर है वाटर का है, वो वाटर के अंदर होगा जो बताएगा पानी का इस वक्त इतना टेम्परेचर है। अच्छा, टाइम के साथ साथ अगर आप चाह रहे हैं कि उसको सेट करना है, वो आप इजीली अपने फ़ोन से कर सकते हैं और सब कुछ आपके फ़ोन से हो रहा है। अच्छा, यूपीएस पे अटैच करें, वाईफाई को यूपीएस पे अटैच करें और इजीली अगर आप लाइट भी गई हुई है तो इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक मीटर सेंसर। ये एप्लीकेशन भी कोई बनाएंगे आपकी? ये ऐप होगी? एप्लीकेशन बनी हुई है, ब्लिंक उसका नाम है, तो उसी के ऊपर मैंने काम करके आगे किया। बिल्कुल से। और वो जो कुत्ते के भौंकने वाला है, ये जिसने रखा उसे पता होता है कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेबर्स है ना, वो बाज़-औक़ात आपको कह रहे होते हैं चुप तो करा लें। साथ वो ब्रीड पे भी डिपेंड करता है। मेरी अब रोटवाइलर है तो वो तो वैसे ही जब पिंजरे में हो तो उसने ज़्यादा बोलता है। तो अच्छा, तो इससे वो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। जब लाइट ऑन हो जाएगी, अगर आपका कैमरा इंस्टॉल्ड है तो आप वो भी एलसीडीज पे ऑन करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कोई और ऐड करना तो वो भी इजीली हो सकता है। उज़ैर, और आप क्या कर रहे हैं? आपने हमें बताया था कि आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कोई तालीमी इदारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता उज़ैर को, क्योंकि उज़ैर ने जो काम करने होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई, सारे बच्चे एक ही कोर्स पढ़ेंगे, एक ही तरह का काम करेंगे। तो क्या मजीद आप क्या काम कर रहे हैं? अब मेरा लास्ट ईयर है ओ लेवल का, तो इसके बाद इंशाल्लाह ए लेवल करना है। ओ लेवल प्राइवेटली कर रहा हूँ, बाकी साथ साथ स्कूल वगैरह स्कूल फॉर्मेलिटी है, चलता जा रहा है। यही समझ लें। बाकी बिल गेट्स से बहुत मुतासिर हैं आप। जिसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी उसने कहा था मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनानी है, यूनिवर्सिटी को मैंने क्या करना है इसकी एजुकेशन को, है ना। वैसे कौन है इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो मेरी पापा भी हैं, बाकी टीचर्स भी कुछ हैं, और मोस्टली इंस्पिरेशन वो हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम खालिद, शायद आप जानती हों, वो पेट आपने रखा हुआ है, तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वेटरनरी की फील्ड में। मेरा पेट बीमार था, उन्होंने बड़ी अच्छी सी रिकवरी की, तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो, तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ। बाकी और भी हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। तो कभी गवर्नमेंट आपसे रब्ता करती है? ये भी हमें बता दें। आपने कहा गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो कभी वो सपोर्ट आप तक पहुँची है? कभी कोई पैगाम आप तक पहुँचे? जब फर्स्ट टाइम मैंने अरफा किंग का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उस वक्त जस्ट एंड ये समझ ले कि वो आई थी एप्रिसिएशन आई थी। उसके बाद उस लेवल का नहीं, बाकी गवर्नर पंजाब ने भी इन्वाइट किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई सच रब्ता ज़ाब्ता वो तो पता ही, अब आके चलिए जब फवाद चौधरी साहब अब हुए हैं सिलेक्ट, तो उससे पहले तो कोई था ही नहीं। एक्टिविटी आपके इल्म में नहीं थी, लेकिन करते थे उस वक्त भी एक्टिविटीज़, बड़े उन्होंने लगाए हुए हैं प्रोटोटाइप्स। अच्छा, ये प्रोटोटाइप तैयार है? प्रोटोटाइप इस वक्त घर पड़ा हुआ है, वर्किंग। घर में रिश्तेदार आते होंगे, जैसे खाला, फुफ्फू, चाचा, चाची, ये सब आते होंगे, कहते होंगे हुज़ैर यार ये बड़ा मसला है, इसका भी कोई हल निकालो, ऐसा कुछ होता है? और आपको हंसी आती है कि यार ये अब मैं इसका क्या करूं? कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों? यप, ऐसे ही है। अब मेरे कज़न है कुछ कह रहे हैं कि हमें होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बना के दो, कि कमरे में उठ के जाना, लाइट ऑफ करना, फ़ैन ऑफ करना, है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हम सब कुछ फ़ोन से ही करें।
तो ये थोड़ी सी है। सुस्त बाकी बना दोगे पूरी कौम को कि उठे ही ना। अच्छा, लेकिन ये जो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो आपका कोई अलग से कमरा है, कोई जो लैब टाइप का, जिसमें कि आप घुसे रहते हैं, जिसमें आप काम करते रहते हैं? अब आप ये समझ लीजिए एक डेडिकेटेड प्लेस है, उधर ही मेरा पीसी, लैपटॉप और बाकी मेरे कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के, अच्छा। रोबोटिक्स के, बाकी सब कुछ उधर ही पड़ा हुआ है। बस वहीं पे काम वगैरह करके उधर ही सो जाना, साथ ही बैठा है। तो कितने घंटे वहाँ गुजरते हैं? ये समझ लें कि पता ही नहीं चलता टाइम का। पता ही नहीं चलता। लेकिन आप माशाल्लाह से फिजिकली बड़े एक्टिव हो, तो इसका मतलब है कोई गेम शेम भी करते हो, कोई भाग दौड़ भी? या समझ लें गराज में क्रिकेट हो गई, बाकी अपने पेट के साथ ही दौड़ वगैरह लगा ली, बाकी चीज़ें भी बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब चीज़ें। बिल्कुल ठीक है उज़ैर, शुक्रिया आप आए इधर स्टूडियोज़ में, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और आप इतनी आसानी पैदा करते जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अजहान जो हैं इनको गवर्नमेंट ऑन करेगी और फिर बहुत कुछ हो सकता है। ऑलवेज थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू हैव यू, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे तो आपसे मिलकर बड़ी एनर्जी मिल जाती है और ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनकी पहली बार में। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पर भी बात करते हैं फरा, बिल्कुल उस पर बात करते हैं। एक बड़ा ही अहम मामला है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या? वो ये है कि हमने दीवार मेहरबानी की बात की, हाँ। लेकिन मैंने इस पूरे सीजन में दीवार मेहरबानी कहीं पर देखी नहीं है अभी तक। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है हमजा, अपने घरों के बाहर ही छोटी छोटी दीवारें मेहरबानी बना ली। हाँ, विच इज़ अ वेरी गुड। कि अगर आपको नहीं लगता ना कि कहीं आप जा सकते हैं और आपको नहीं लगता कि जहाँ पे आप रखने जा रहे हैं वहाँ से कौन उठा लेगा, अपने घर के बाहर, ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है। हाँ। वहाँ पर तो वॉल ऑफ काइंडनेस, हाँ, वॉल ऑफ काइंडनेस के से बढ़कर अगर आपके घर में सोफा है ना जो आपके इस्तेमाल करनी है, वो भी बाहर रख देते हैं। और तो और अगर आप बेकरीज के बाहर जाएं तो वो जो एक्सपायर्ड डेट की, जिसमें अभी 1-2 दिन बाकी हैं, वो प्रोडक्ट्स बाहर रख देते हैं कि जो चाहे, जिसका दिल चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से उठा के ले जाए। सो मेरा ख्याल है कि ये मेहरबानी हमें दीवारें मेहरबानी से बढ़कर करने की जरूरत। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरे इल्म में नहीं था, फरहान ने जो है मेरे इल्म में इजाफा किया कि लोग इस वक्त जो है अपने घरों के बाहर रख कर जो है ये काम कर रहे हैं और हम सबको ये काम करना चाहिए। अब हम जो है हेडलाइंस पर, टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। कोरोना वैक्सीन के मामले पर भी सिंध सरकार की वफाक पर तनकीद। वैक्सीन की खुद खरीदारी के लिए फंड कायम कर दिया, निजी कंपनी से बातचीत जारी। वजीर सेहत सिंध कहती हैं वैक्सीन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। 5 माह मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बाद खसारे में तब्दील हो गया। दिसंबर 2020 में 66 करोड़ 20 लाख डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात और तरसीलात में इजाफे का सिलसिला बरकरार रहा। एक साल के दौरान पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज में 3692 अरब रुपए इजाफा हो गया। अंग्रेजी न आने पर मैनेजर का मजाक उड़ाने वाली खवातीन की वीडियो वायरल। हमने क्यों तसव्वुर कर लिया कि अंग्रेजी तरक्की का जीना है। इंग्लिश जहानत मापने का पैमाना नहीं, महज एक जुबान है। गैरों के पीछे भागने की बजाय बहैसियत कौम हकीकी उलूम में जो है हमें अपना नाम कायम करना है। बिलावल हाउस में बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। 24 जनवरी को बिलावल हाउस कराची में मिलाद का इनेकाद। बख्तावर की मेहंदी की तकरीब 27 जनवरी, निकाह 29 जनवरी को होगा। इस्तकबालिया 30 जनवरी को कराची में होगा। बख्तावर ने तकारीब के लिए खुसूसी मलबूसात डिजाइन कराए हैं। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले बात करेंगे कि वजीर सेहत सिंध ने कोरोना वैक्सीन में ताखीर के इल्जामात लगाकर वफाक पर तनकीद किया और कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन मंगवाने की अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि लगता है हम कोविड वैक्सीन के हवाले से आखिरी मुल्क होंगे। हुकूमत सिंध ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन की खरीदारी के लिए फंड भी कायम कर दिया है। कोरोना की 2 वैक्सीन की खरीदारी के लिए निजी कंपनियों से बातचीत जारी है। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है वैक्सीन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक समरी तैयार है, जो वजीर आला से मंजूरी के लिए जल्द भेज दी जाएगी। और डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि साइनोफार्म चीन समेत कई ममालिक में इस्तेमाल हो चुकी है और फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीन की वैक्सीन रिवायती अंदाज से बनाई गई है, ताहम थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो
हर दवा के ही होते हैं। ये बात की गई, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सिराज सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सिराज सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत वफाक पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? वफाकी हुकूमत तो ये कह रही है कि इसी माह के आखिर में और अगले माह तक चीन से वैक्सीन आ जाएगी, फिर आपको किस बात की जल्दी है? क्या ये है कि हमें वैक्सीन नहीं दी जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग टू ऑल पाकिस्तान। नहीं, ये बात नहीं है कि वो वैक्सीन हमें नहीं देंगे, लेकिन हमारा जो प्राइम कंसर्न जो पहले दिन से रहा है, और ये आपको भी पता है कि दुनिया में इस पैंडमिक में सिंध गवर्नमेंट ने उस वक्त भी इनिशिएटिव्स लिए थे, साईं मुराद अली शाह साहब ने, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने, और इवन हमारी एज ए पॉलिटिकल पार्टी या जो सिंध में जिस तरह की गवर्नेंस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसमें जो इस किस्म की जो वबा होती है उसमें जो है वो एक्ट फास्ट वाला जो मैकेनिज़्म होता है उसको ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये हमें उस वक्त भी तो कुछ दिन वक्त पहले भी हमें ये कहा गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि जी बस आप EPI के थ्रू हम वैक्सीनेशन करेंगे, और जाहिर है आप जो है वो एकदम से इसकी पूरी तैयारी कर लें। हमने जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड जो वैक्सीन करने के लिए चाहिए था, वैक्सीनेटर तैयार है, हमारी टीम तैयार हो गई, और फिर एकदम से आके बताया जाता है कि जी नहीं जी, वो तो अभी तक हमने वैक्सीन जो है वो एक्वायर ही नहीं की, या उसके लिए कोई इस किस्म की तजवीज़ हमारे पास, अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं। ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप पूरी दुनिया में देखेंगे, जहाँ जहाँ मिक्स्ड मैसेज जाता है किसी भी फॉर्म ऑफ एक्शन को, ख़ास तौर पर जब इस तरह की वबा हो, तो जहाँ जहाँ भी मिक्स मैसेज गया है वहाँ मसाइल ज़्यादा हुए हैं। तो ये मिक्स मैसेज वाली हमने उस वक्त पहले भी कहा था कि जब ये पहला केस जाहिर हुआ था फरवरी 2020 में, तो उस वक्त भी हमने मिक्स मैसेज की बात नहीं की थी। हमने कहा इस वक्त एक्ट पास करें, और जिन ममालिक ने उस वक्त भी ये मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया, तो आज उनके पास एक भी केस है, 0 केसेस हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हमें जो है इस मिक्स मैसेज से निकलने के लिए हमने पहले भी लिखा था कि जी अगर आप एक्वायर नहीं कर रहे, आप अगर इस सिलसिले में कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी आपके गुमान में है, तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। देखें, हम NCOC में बैठे हुए हैं। NCOC का मतलब ये है कि आप चारों जो सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सारे मिल के बैठ के फैसला करते हैं। और उस मिल बैठ के का मतलब ये होता है कि आप एक कंसेंसस जो है ना वो पूरे मुल्क में होता है कि जी आप वैक्सीन लेके आ रहे हैं, तो अब इस किस्म की वैक्सीन होगी, फिर आप जो हैं वो ये मैकेनिज्म होगा कि इस मैकेनिज्म भी हमने सब ने मिल बैठ के बनाया कि जी हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले लगेगी। आपकी गुफ्तगू से जो हम बात समझ पा रहे हैं वो ये है कि सिंध को एतमाद नहीं है वफाक की तरफ से लिए गए फैसलों पर, हिकमत अमली पर, और वफाक जो है वो बदएतमादी का इजहार कर रहा है कि फंड्स जो हैं अगर एलोकेट किए जाएं तो उनको शफाफियत के साथ भरता जाएगा। ये दो तरफा जो बदएतमादी है ये किस तरफ लीड करेगी, और क्या हिकमत अमली है इस वक्त सिंध हुकूमत के पास, जो आप कह रहे हैं कि आप एक्ट पास की इस वक्त पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं, तो क्या कितने जल्दी आप प्रोक्योर कर सकेंगे वैक्सीन? देखिए फरा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ये बात समझ लें कि हमारे 20 करोड़ हमें वैक्सीन नहीं चाहिए। से फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ तो नहीं चाहिए ना। आपको चाहिए मिनिमम पूरे पाकिस्तान के लिए अराउंड 10 करोड़ भी, क्योंकि आप उसमें से वो 10 करोड़ वो लोग जो हैं वो माइनस हो जाएंगे जिनकी जो या तो 16 साल से कम उम्र के, या जो हैं वो प्रेगनेंट वुमेन है, या जो क्रॉनिक पेशेंट है किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो आप उन लोगों को तो शामिल नहीं कर रहे। लेकिन उस 10 करोड़ में मिसाल हम अपने प्रोविंसेस में ही, अपने प्रोविंस में आएंगे तो हमारे पास तो 4.5-5 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम लोग 4.5-5 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर उस परसेंटेज को लेते हैं तो हमें तो मिनिमम मैक्सिमम हम जाएं तो हमें 2 करोड़ के लोगों को वैक्सीनेट करना है। उसमें भी जो हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट दिया जाता है उसमें तो हमें सिंपल से 1.5 से 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो लेकिन जो हम ये नहीं कह रहे कि हमें वफाक पे एतमाद नहीं है। वफाक इसी मुल्क का हम हिस्सा हैं, हमें जो है वो पाकिस्तान के साथ चलना है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है सिंध सूबा। लेकिन जो हमारा इंटेंट है कि जी
मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें इस वक्त दुनिया में ये वायरस ने जहाँ जितना हम डिले करेंगे उतना वायरस म्यूटेट होता जाता है, और जब वायरस म्यूटेट होता जाता है तो उस पे जो एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन का जितना भी प्रोग्राम दुनिया में जहाँ भी चल रहा है, मिसाल अब आपके पास इस वक्त एक यूके वेरिएंट है, एक आपके पास साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है जो कहता है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की हमारे पास तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन दुनिया ये इवन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो भी ये कहती हैं कि यूके वेरिएंट की हमारे पास जो वैक्सीन है उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर हम मिसाल के तौर पर ये बात सोचते रहें कि जी चलें हमें वो हम कोवैक्स के इंतज़ार में रहें, जो वैक्सीन कलेक्टिव बॉडी है वो हमें जब मुफ्त की वैक्सीन देगा फिर हम करेंगे, तो उस वक्त आपको क्या पता है कि यहाँ पर किस किस्म के वेरिएंट जो है वो म्यूटेट होकर वायरस और ज़्यादा डेंजरस फॉर्म में आ जाए। वफाकी हुकूमत ने फासली एक्ट नहीं किया, ये आपका मौक़िफ़ है। कितना फंड मुख्तस किया जा रहा है आप लोगों की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से? कब तक वैक्सीन सिंध हुकूमत जो है वो मंगवा लेगी और उसकी डोजेज लगाई जा रही हैं? और किन लोगों को लगाई जाएंगी? इसलिए कि ये भी बड़ा अहम सवाल है कि आप कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी, तो इसका मतलब है किन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा कि जिनको ये वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, हमें हार्ड इम्यूनिटी से मेरी मुराद जो है वो 70% और 75% ऑफ योर पॉपुलेशन है। तो वो 75% पॉपुलेशन का मतलब है कि तकरीबन आपके अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को लेंगे तो अबाउट 8 करोड़ लोग जो है ना वो पाकिस्तान पूरे में बनते हैं, और हमारे पास तो ये 2.25 करोड़ लोग बनते हैं। लेकिन जो हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है वो इस तरह से किया, हमने अभी लिखा है थ्रू चीफ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट को कि चूँकि हमारी जो एक दो कंपनीज़ के साथ जिस तरह से बात हुई थी, जो चाइनीज़ कंपनी है साइनोफार्म के नाम से, जो इस वक्त पूरी जो आपके मिडल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक को उन्होंने वैक्सीनेट किया, उधर अपने मुल्क में भी उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो हम चाहते थे कि हम साइनोफार्म के साथ बात करें। साइनोफार्म से जब हमने बात की तो वो स्टेट ओन कंपनी है, सो दे सेड कि आप हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखे। तो जिनका हमें वेरी रिसेंटली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू NCOC हमें ये बताया गया है कि आप खुद वैक्सीन एक्वायर करना चाहते हैं तो हम आपको परमिशन दे रहे हैं। तो हमने लिखा थ्रू चीफ मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि जी आप हमें एक लेटर दे दें, गो हेड दे दें, तो हम डिफरेंट कंपनीज के साथ बात करके हम अपने रिसोर्सेज में जहाँ जहाँ हो सकता है, इनिशियली हमारा ये टारगेट है कि हमारे पास चूँकि जो अंदाज़न 2,10,000 या 2,15,000 के करीब डोज हम इसलिए मंगवाएंगे कि जो हमारे पास 1,05,000-7,000 जो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें आपके लेबॉर्ट्री के स्टाफ भी शामिल है और प्राइवेट लेबॉर्ट्री का स्टाफ भी शामिल है, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को पहले वैक्सीनेट करें। मीनवाइल अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर लेती है और हमें उसका शेयर देती है तो हम जो बाकी टारगेट एरिया जोन होगा, मिसाल 60 ईयर्स से अबव के जो अफराद हैं पहले उसको टारगेट कर लेंगे, फिर आप जो हैं वो साथ साथ जो हैं बाकी शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे काट सोमरो साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सिंध, और सिंध की जो पॉलिसीज़ हैं कोविड वैक्सीन के हवाले से वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और हमारे दरमियान भी बहुत इस पे ना बहस चल रही है। जो इस्लामाबाद में वाकया रिपोर्ट हुआ है, वाकया तो बहुत सारे होते रहते हैं ऐसे, सोशल मीडिया पे नहीं आते और चूंकि टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनते, हर बंदे की ज़बान है जिसे कहते हैं ना ज़दे आम नहीं होते, तो इसलिए हम इस इशू के ऊपर बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर एक पहले शख्स को वो बात बुरी लगे तो फिर वो वायरल होना शुरू हो जाती है। कई ऐसी बातें जो हमें बुरी ही नहीं लगती हैं, और ये बात हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बुरी नहीं लगती है, लेकिन जब सामने आई है ना फरा, तब हमें ये बात बुरी लग रही है। खैर, इस पे बहुत बात हो सकती है, बहुत बात करेंगे भी, लेकिन ये ख़वातीन कह क्या रही थी, पहले आपको वो सुना। Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Canoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. Aves? Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Aves, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Aves was one of our first hires when we opened Cafe Soul. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class.
6 months, yes, one class. yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes, ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager, and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just thought... अवैस जो हैं वो देख लें कि वो कितने महज़्ज़ब हैं कि उन्होंने मास्क पहन रखा है और इन दोनों ख़वातीन ने मास्क भी नहीं पहन रखा है, और वो उसको कह रही हैं जैसे माँ बाप बच्चों को कहा करते थे ना, घर में मेहमान आ गए हैं कि जी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, बेटा पोएम सुनाएं, बेटा नज़म सुनाएं, बेटा फलानी चीज़ करें। अरे हद होती है कोई किसी बंदे को, अगर वो आपके पास काम कर रहा है तो आपने उसको ख़रीद तो नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये एक ऐसे मुल्क की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सरकारी ज़ुबान आज तक अंग्रेज़ी है, जहाँ पर आपने कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो उर्दू में आप ज़रा दरख्वास्त लिख के तो दें, आपको अंग्रेज़ी में लिखनी पड़ेगी। जहाँ पे मुक्तदरा कौमी ज़ुबान, जहाँ पे अकादमी अदबियात उर्दू के इदारे ज़रूर कायम रहे हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान की तरवीज और इशाअत के लिए कितना काम किया गया उससे हम सब वाकिफ़ हैं। जहाँ पर हमारे यहाँ प्राइवेट मीडियम जो है ना अंग्रेज़ी तालीम जो है उसने हाईजैक कर लिया है, और अब आप कितने सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे उर्दू ज़ुबान पढ़ी जाती है, हमारे बच्चे जो हैं वो उर्दू को मुश्किल के साथ एक सब्जेक्ट के तौर पे देके जान छुड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे उन्हें उर्दू स्कूल्स के कैंपसेस के अंदर जो है बोलने को भी नहीं प्रमोट किया जाता। फरा एक और बड़ा मसला है कि आपकी उर्दू अगर बेहतर भी है ना तो अंग्रेज़ी से कम नंबर ही मैट्रिक में आपके उर्दू में आ रहे होते हैं। आपने पेपर जितना मर्जी अच्छा दिया हो, पता नहीं जहन में क्या डाल दिया जाता है कि उर्दू शायद मुश्किल बहुत है या क्या है। और हैरत इस बात में है कि वो अंग्रेजी में उससे बात कर रहे हैं, 1.5 साल उस बेचारे ने क्लासेस ली हैं कि और वो क्यों ली होंगी? इस तरह के सवालों के लिए नहीं ली होंगी जो सवाल आज पूरी दुनिया के सामने हैं। हाँ, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद में ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं ना हमजा, डिफरेंट काउंसलेट्स हैं, फिर इसी तरह की क्लास ज़्यादा है जो कि वहाँ रेस्टोरेंट्स में आती है, तो शायद वहाँ पे जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं उनके लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान जानना ज़रूरी होगा कि वो उन लोगों को ताकि सर्व कर सकें। तज़हीक करना एक गलत बात, आप तज़लील कर रहे हैं उसकी। इसका ये एंगल बहुत गलत है कि ज़ुबान की वजह से आप ये समझें कि कोई शख्स जो है वो काबिले इज्जत है और उसको वो ज़बान जिसको नहीं आती वो कम इज्जत के लायक है। जो अंग्रेजी बोलता है वो हर बंदा साइंटिस्ट है, और जो उर्दू बोलता है वो तो पता नहीं क्या, वो जाहिल आदमी है और वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। उर्दू मीडियम है, यू नो। तो आज हम बात करेंगे, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अच्छा आप उर्दू में बात कर रहे हैं, क्यों मुंह आप बना के बात नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर जावेद इकबाल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम अभी कह रहे हैं कि कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू, लेकिन बोलने में हम फ़ख्र महसूस नहीं करते। मुझे याद है एक दफ़ा चीन के प्रेसिडेंट आए थे और जब चीन राइजिंग पावर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कराना शुरू हुआ था तो वहाँ पे उस वक्त था कि तमाम सरबराह मुमलिकात जो थे वो अंग्रेज़ी में बात करते थे, तो उन्होंने कहा था चीन गूंगा नहीं है, उन्होंने अपनी नेशनल लैंग्वेज में एड्रेस किया था। हमारे यहाँ ये प्राइड अपने नेशनल कौमी ज़ुबान पे क्यों खो गया कहीं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मसला सिर्फ ज़बान का नहीं है, मसला लिबास का भी है, मसला खाने पीने की चीज़ों का भी है, मसला रहन सहन का भी है। इसके पीछे सिर्फ एक ज़बान के बारे में बायस नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल मरऊब होने की टेंडेंसी है। और ये इसलिए है कि बहुत अरसे तक अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुक्मरान रहे, और आपने देखा होगा कि आप जिस तरह के कपड़े पहनती हैं ना, तो आपके घर में अगर कोई माई काम करती हैं तो वो कोशिश करेगी कि आप जैसे कपड़े पहने, क्योंकि वो बेगम साहबा से मरऊब हैं। इसी तरीके से हम सब लाट साहब से मरऊब हैं। असल मसला सिर्फ एक ज़बान का नहीं है, पूरा मरूबियत के यानी इम्प्रेस होने के जो पैराडाइम का है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, हम सब किसी ना किसी से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि किसी से इम्प्रेस होना बुरी बात नहीं है, मगर इम्प्रेस होना चाहिए जायज़ रीज़न की वजह से, सही क्वालिटीज़ की। अगर फ़र्ज़ करें आप मुझसे ज़्यादा सच बोलती हैं तो मुझे आपसे ज़रूर मरूब होना चाहिए। आप मुझसे ज़्यादा दयानतदार हैं, आप मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, तो मुझे आपसे बहुत मरूब होना चाहिए। लेकिन ये जो मरूबियत लिबास, ज़बान, रहन सहन की बुनियाद पर है, ये एक छोटी सी वीडियो से हम एक्चुअली कोई नतीजा नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें इसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे मुआशरे के अंदर बड़ा बनने के लिए जो मयार और जो वैल्यू सिस्टम है उसको बिल्कुल रिवाइज करने की जरूरत है। अभी आप देखिए, एक दुकान हो, उस दुकान में एक साहब आए साइकिल पर बैठकर, जिन्होंने शलवार कमीज पहनी हो,
और एक और साहब आए जो मर्सिडीज कार से उतरें और जिन्होंने सूट पहना हो, तो दुकान, हालांकि जो चीज वो खरीदेंगे वो एक ही दाम की है, लेकिन जो सूट पहन के आएगा दुकानदार का रवैया उसके बारे में मुख्तलिफ होगा। तो इस सारे पैराडाइम को चेंज करने की जरूरत है, और इसकी एक बुनियादी वजह हमारे जहन माइंड सेट ये है कि हमने अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में डालना है। मैं अब एक स्कूल को जानता हूं, उस स्कूल में हमारी एक अजीजा हैं, उनकी बेटी पढ़ी थी, तो पढ़ रही थी, उसको इस बात पर जुर्माना हुआ कि उसने उर्दू में एक फिक्रा क्यों बोला। जब सारे जो जिनके पास मालो दौलत है, जिनके पास कुछ वसाइल हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम गंदा है और ये जो अंग्रेजी तालीमी निज़ाम है ये बेहतर है। और जब हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स बिल्ली कहेगा तो वो जाहिल है, जब CAT कैट कहेगा तो वो मुहज्जब होगा, तो इसका नतीजा यही निकलेगा। लेकिन सर हमने कैम्ब्रिज सिस्टम अडॉप्ट कर लिया ना, अब हम कैम्ब्रिज सिस्टम वालों को तो नहीं कह सकते कि हमारे मुताबिक चलो। हमने तो अपना निज़ाम तालीम ही उलट पलट कर दिया, हमने छोड़ दिया सारा कुछ। कहाँ गई हमारी, हमारा कोई निज़ाम तालीम नहीं है अभी। अगर हम अपना मैट्रिक या FSC भी करते हैं तो हमें उसके लिए एक्रेडिटेड कराना पड़ता है अपनी डिग्रीज को, अपनी तमाम चीज़ों को। ये जो तमाम सरकारी सतह पर सरपरस्ती नहीं हुई कौमी ज़बान की, इसको नहीं हमने लुक आफ्टर किया। इस मामले के बारे में तो इसमें तो आवाम का, लोगों का कसूर नहीं है ना। देखिए ये बड़ा मल्टी फैक्टोरियल है। ये जिस तरह बाज़ औक़ात डोर का जो होता है ना, गुच्छा होता है, वो उलझ जाता है, तो आपको समझ नहीं आता कि किस सिरे से पकड़े। तो जो हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात हैं, सब तबकात ने इसके अंदर हिस्सा डाला है। हुकूमत ने इस सिलसिले में बेहिसी दिखाई है, एजुकेशन को कभी भी अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा। अगर आप बजट की एलोकेशन के हिसाब से लेकर और मुआशरे में तालीम को देने वालों की इज्जत को देख लें, एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल टीचर मुआशरे में कितना मुअज़्ज़ज़ है, इससे आपको अंदाजा होगा कि तालीम हमारे नजदीक कितनी जरूरी है। तो इसमें लेकिन सिर्फ हुकूमत का भी कसूर नहीं है। मैं और आप जो बातें कर रहे हैं, हम सब के बच्चे भी MC प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे भी बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे भी उसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, और हमारे अपने माइंड सेट में भी ये है कि अगर ये O लेवल या A लेवल करेगा तो ये फिर बहुत अल्लाह के नजदीक एक बहुत ही मुकद्दस इंसान बन के निकलेगा। और अगर इसने मैट्रिक कर लिया तो कहीं ये जहालत की वजह से जहन्नुम में न डाल दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक मामला तो है ज़रूरत का कि आज हमारी ज़रूरत क्या है, क्या हमें अंग्रेजी ज़ुबान आनी चाहिए। ज़रूरत की हद तक एक मामला अलग है, पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है। लेकिन बात आपने तालीम की, तालीम तो इंसान को इंसान बनाती है, लेकिन तरबियत का पहलू हमें इस वीडियो के अंदर जो है वो खाली बिल्कुल नजर आया था। इब्लाग का एक जरिया जरूर है अंग्रेजी जुबान, लेकिन आपकी तरबियत तो ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरे को कम अज कम ना समझ रहे हैं। हुकूमत को छोड़ के घरेलू ये कितना बड़ा मसला है कि हम अपने बच्चों को यही नहीं सिखा पाए। आप करें O लेवल्स, आप करें A लेवल्स, आप अंग्रेजी में बात जरूर करें, दूसरे की तज़हीक ना करें। जी आप सही कह रहे हैं। जैसे आपने ये फरमाया कि अंग्रेजी हमारी जरूरत है, मेरा एक सवाल है, तो जो जापान जिसने इतनी तरक्की की है, क्या उनकी अंग्रेजी जरूरत नहीं है? क्या चाइना की जरूरत नहीं है? क्या जर्मनी की जरूरत नहीं है? क्या फ्रांस की जरूरत नहीं है? अफगानिस्तान के अंदर MBBS फारसी जबान में होता है, ईरान में MBBS फारसी जबान में होता है, क्या इनकी जरूरत नहीं है? तो जरूर, जब हम अपनी टांगों पर ही खड़े नहीं होंगे तो फिर हमें बैसाखियों की जरूरत होगी। अगर हमारी टांगें बड़ी मजबूत होंगी तो हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं होगी। हर जबान बहुत बेहतरीन है, इंग्लिश, अरबी, फारसी, पश्तो, हमारी लोकल जबानें, तमाम जबानों को सीखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितनी जबानें बोल सकेंगे उतना आपका स्कोप बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जबान की बुनियाद पर किसी को बड़ा या छोटा समझना, ये वो प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना है। बिल्कुल, इसको कैसे एड्रेस करें सर, इस मसले के ऊपर कैसे? क्योंकि हमारी जितनी फैसला साजी में जो कौम कह लें, क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम से तो अलग कौम है, वो तो डुअल नेशनल्स हैं ज़्यादातर, उनमें से ज़्यादातर जो है गैर मुल्की हैं, जो कि यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। तो उनकी तरजीहात में तो ये तरजीह नहीं है, वो तो यही समझते हैं कि वो एलीट्स हैं, वो तो सुप्रीम क्लास है। और इसमें यह भी बात शामिल कर लीजिएगा, उर्दू जुबान के हक में एक फैसला आया था, बड़ा वायरल हुआ था, वो अंग्रेजी जुबान में जारी किया गया था। जी हाँ, देखिए गुजारिश ये है कि जैसे मैंने आपको अर्ज किया, इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है। और मैं जितने अरसे से ना इस सारे काम में हूँ ना, पब्लिक स्पीकिंग के काम में और ट्रेनिंग और टीचिंग में, मुझे एक बात समझ में आई है, और वो बात जब मुझे पता लगी तो मेरे दिल में बहुत इत्मीनान हो गया। वो ये है कि सारी दुनिया को तब्दील होना चाहिए, मगर इसकी इब्तदा मुझसे होनी चाहिए। मैं और आप यहाँ आधे घंटे में बैठकर एक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते कि 10 मिनट के बाद एक पूरी काया पलट जाए।
हुकूमत बिल्कुल राह रास्त पर आ जाए, स्कूल और तालीमी इदारे कहें कि नहीं नहीं हम ज्यादा फीसों का नहीं करेंगे, माँ बाप कहें तौबा तौबा हमसे कितनी गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। हमें ये काम अपने आप से शुरू करना चाहिए। तब्दीली का अमल कभी भी तनकीद के साथ मुताल्लिक उसका नहीं है। तब्दीली के अमल का मतलब है जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं ये ना करूं। जब मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे हल्का असर में जितने लोग होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे एक और चीज़ है, एक और इवेंट है जो आने वाला है, और पिछली बार जब ये इवेंट इससे मिलता जुलता एक आया था तो काफ़ी ट्रेडिशंस हमने उसके अंदर देखे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, खुशी की खबर जो है ये सिर्फ बिलावल हाउस में नहीं है, इसको बड़ी इसे कहने खुशी के साथ तमाम पाकिस्तान में सुना जा रहा है, इसलिए कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी की शादी है। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तैयारियां जो बड़े अरूज पर हैं। ये एक फंक्शन होगा जिसके ऊपर सबकी नज़रें होंगी। अब कोई इसको पॉलिटिकल नज़र से देखे तो एक अलग बात है, हमारे यहाँ वैसे ही दुल्हन कैसी लग रही है, दूल्हा कैसा है, ये एक सस्पेंस होता है। और ख़ासतौर पर जब बख्तावर भुट्टो की बात हो तो कौन नहीं देखना चाहेगा कि वो दुल्हन बन के उस रूप में कैसा दिख रही हैं, कैसी लग रही हैं, कैसे अरेंजमेंट्स थे, किस तरह से सारा इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया, क्या क्या कुछ किया गया, कौन कौन आया, तो ये तमाम चीज़ें तुम्हारा रिवायती सस्पेंस है। ये शादी होने जा रही है लाहौर के ताजिर है महमूद चौधरी साहब, जिनसे रवामाई हो रही है। 24 जनवरी को बिलावल हाउस कराची में एक मिलाद का इनकाद जो है वो किया जा रहा है। बख्तावर भुट्टो जरदारी की मेहंदी की तकरीब 27 जनवरी को होगी, निकाह 29 जनवरी को होगा, जबकि इस्तकबालिया 30 जनवरी को कराची में होगा, लेकिन महदूद पैमाने पर। और लाइक एवरी ब्राइड आजकल जो है बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी मेहंदी, निकाह, वलीमे की तकरीब के लिए खुसूसी ड्रेसेस जो हैं वो डिज़ाइन करवाए हैं, और उन ड्रेसेस को देखने के लिए ख़वातीन जो है बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा। आपने उनकी शॉल देखी थी जो क्लोज करके देखेंगी कि क्या क्या काम हुआ हुआ है, क्या किसने बनाया है, कितने का जोड़ा बना है, और आइंदा आने वाले दिनों में आपको इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो भी सुनाई देंगी। और जब उनकी मंगनी की तकरीब हुई थी उसके अंदर बिलावल भुट्टो जो हैं, जो उनके भाई हैं, वो शरीक नहीं हो सके थे, वो कोरोना का शिकार थे। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा फैमिली के लिए एक अच्छा फंक्शन होगा, सब इसमें शिरकत करेंगे, और बड़ी नेक ख्वाहिशात हम दोनों की तरफ से। बिल्कुल, हमारी जिसे कहना चाहिए पहली खातून वजीर आजम की बेटी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की वाहिद खातून वजीर आजम, सो वी टेक प्राइड इन हर, और उनकी बेटी की शादी है तो हम इसको पॉलिटिकल एफिलिएशन से अबव जाकर एक बेटी की शादी के तौर पर देख रहे हैं। और वो बड़ी प्यारी वीडियो थी फराह, जब जरदारी साहब ने हाथ पकड़ा हुआ है, बेटी साथ आ रही है, वो बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी जो जारी की गई थी। बख्तावर ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से वो जारी की थी। बिल्कुल सही। अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। शादी में ना खाना पीना भी होता है, तो हम वैसे बात कर लेते हैं। मटन कढ़ाई मुल्क भर में तैयार। तो बेहतरीन शादी वही लगती होगी जहाँ पे खाना अच्छा होता होगा, खाना बेहतरीन होता होगा। और लेकिन शादी में एक चीज़ ये भी देखा करें कि खाने की बुराई कभी ना किया करें। जैसा भी खाना है वो बेचारों के इतने पैसे लग जाते हैं, वो बेटी भी आ रहे होते हैं और मामलात में होते हैं, आप खाने में नक्स निकाल रहे होते हैं, बोटियां भी खाई जा रहे होते हैं और नक्स भी निकाल रहे होते हैं। खैर, हैदराबाद के इलाके में एक मकाम है जहाँ ये मटन कढ़ाई और नमकीन मटन सीख बोटी जो है, इसके जायके का कोई जवाब ही नहीं है। तो आप शादी में नहीं अगर इनवाइटेड आप इधर जा सकते हैं और खा सकते हैं। और वही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो वलीमे और शादी की वीडियोस में होती है ना। सो लेट्स एंजॉय। शराज भट्टी है वहाँ पर। शराज बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके हालानाका पर। हालानाका मटन कढ़ाई गोश्त के हवाले से मुल्क भर में काफ़ी शोहरत रखता है। यही वजह है कि ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि सिंध के दीगर शहरों से जो लोग हैं यहाँ पर हालानाका की मटन कढ़ाई खाने के लिए आते हैं। हैदराबाद के इलाके हालानाका पर ना सिर्फ मटन कढ़ाई बल्कि नमकीन सीख बोटी भी बड़े ही मुनफरिद अंदाज में तैयार की जाती है। नमकीन सीख बोटी पर नमक लगाया जाता है, काली मिर्च लगाई जाती है, जिसे कोयलों की हल्की आंच पर जो है पकाया जाता है। उसके बाद जो है खाने वालों को जब ये पेश की जाती है तो खाने वाले यकीनन अपनी उंगलियां चाटते हुए नजर आते हैं। हैदराबाद में जो हालानाका है, हालानाका पर मटन कढ़ाई गोश्त की कई होटलें मौजूद हैं जो कि रात देर गए तक खुली रहती हैं और शहरियों की बड़ी तादाद इन होटलों पर बैठकर न सिर्फ मटन कढ़ाई बल्कि नमकीन सीख बोटी से लुत्फ़अंदोज़ होती है। यहाँ पर जो उठने वाली भीनी भीनी जो खुशबू है, जो इनका जायका है,
से शहरियों की जो भूख है उसमें मज़ीद इजाफा होता है। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से फारिग होने के बाद ना सिर्फ यहाँ की मटन कढ़ाई बल्कि नमकीन सीख बोटी खाऊं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाऊं। जी शहनाज, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें जो है वो मटन कढ़ाई से मुलाकात करवा रहे थे, हम खुशबू जो थे सिर्फ वो भी सूंघ सकते थे या देख सकते थे खुशबू? दोनों ही चीज़ें कर सकते थे। अच्छा हमजा, मुझे तो ना मुसलसल याद आती है पुराने ज़माने की जो शादी की वीडियोस होती थी, कितनी मासूम होती थी। सब लोगों को आप देख सकते हैं किसने प्लेट कितनी बनी वो तो अम्मा इधर से निकल रही है, उधर से 10 अम्मा हो गई हैं एक ही चीज के अच्छा अंदर। नहीं, और वो जो खाने की वीडियो बनती थी ना कि वो जो इतनी प्लेट्स भरी हुई है और सबको इधर को छुप रहा है इधर मुझे सेट हो लेने देना, मतलब वो खाना खा रहे मुझे सेट हो लेने देना और तुम जो है कर लो। और मीठा भी होता है, स्वीट डिश भी होती है खाने के अंदर जो है ना शादी के खाने में, तो कोई मीठे से हमने मुंह क्यों नहीं मीठा करना पड़ा। चलें, हलवे भी होते हैं गर्मा गर्म लजीज हलवे जो सर्दियों की खास तौर पर ये सौगात समझे जाते हैं। जनूबी पंजाब के शहर खानेवाल में 14 इकसाम के हलवे बनाए जाते हैं। 14 इकसाम के हलवे, 14 तरह के हलवे। चले जी, फिर हम जानते हैं फरहान हमारे साथ वहाँ मौजूद है, फरहान चौधरी जो कहेंगे कि खानेवाल में जो हलवे बनते हैं ये कैसे होते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सर्दियों के सौगात के हवाले से तो खानेवाल में हम इस वक्त मौजूद हैं उस स्वीट शॉप पर जिसकी 14 से ज़ायद हलवा की शक्ल में सौगातें हैं और वह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में खानेवाल की पहचान बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें हलवे की वैरायटियों की तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं इस स्वीट शॉप के मालिक से जो अरसा 30 साल से खानेवाल और पाकिस्तान भर में अपनी मुनफरिद सौगातों की वजह से मशहूर है। जी सर बताइएगा ज़रा अपनी। हम 30 साल से खानेवाल शहर में हलवे का कारोबार और मिठाई का कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त गाजर हलवा, सोन हलवा, बादाम हलवा, काजू हलवा, खजूर का हलवा, अंजीर का हलवा, दाल का हलवा, एलोवेरा का हलवा, इसके अलावा और बहुत सारे हलवे माशाल्लाह हम बनाते रहते हैं। और अल्लाह की रहमत है कि दूर दराज से लोग हमारे हलवे को पसंद करते हैं और मंगवाते हैं दूसरे शहरों में। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि गाजर का हलवा, अंजीर का हलवा, एलोवेरा का हलवा, अदरक का हलवा, बादाम का हलवा, इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखती हैं। जी बिल्कुल ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया। एलोवेरा का हलवा, अदरक का हलवा, अच्छा ये तो वाकई हमें टेस्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है दुनिया जितनी तेजी से मुख्तलिफ और चीजें बनाती जा रही है, हम हलवे में कितनी जिद्दत आ रही है। विश यू अ हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ, वीकेंड एंड डे, सारा कुछ। हम दोनों को इजाजत दीजिए, मंडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।